हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम सोल्यूबल आयोडाइड्स इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हम सोल्यूबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ रहे हैं ये आता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंडर। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के मैं और भी पार्ट्स बना चुकी हूँ, तो प्रीवियस पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटी के साथ। Iodides undergo oxidation forming iodine, which is an undesirable product, and hence following steps may be taken to avoid this chemical change. Iodides जो होते हैं ना, आयोडाइड कंपाउंड, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर जाते हैं और उसके बाद क्या फॉर्म होता है, ये आयोडीन फॉर्म होता है। जब ये आयोडाइड्स ऑक्सीडेशन के अंडर को जाते हैं तो आयोडीन फॉर्म होता है, और ये जो आयोडीन फॉर्म होता है ये एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है। मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आयोडीन क्या करता है, अनडिजायरेबल होता है। आयोडीन जब इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म करता है ना, तो आयोडाइड ऑक्सीडेशन के अंदर जाकर आयोडीन फॉर्म करता है विच इज़ एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। और इसीलिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो इस केमिकल चेंज को अवॉइड कर सके। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ फेरिक सॉल्ट्स। जब आयोडाइड फेरिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। व्हेन फेरिक सॉल्ट, दिस इज फेरिक सॉल्ट, ये फेरस पे जब 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो होता है फेरिक आयन। ये जो फेरिक आयन होता है ये सोल्यूबल आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फेरस पे कितने चार्ज होते हैं, पॉजिटिव 2 चार्ज होते हैं, और फेरिक पे होते हैं 3। इस तरह से आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जब ये फेरिक सॉल्ट सोल्यूबल आयोडाइड के साथ रिएक्ट होता है तब ये फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो फ्री आयोडीन है ये लिबरेट हो जाता है, ये फॉर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से ये इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड विथ फेरिक सॉल्ट। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। जब फेरिक आयन ये आयोडाइड के साथ, 2I मतलब आयोडाइड और I2 मतलब क्या होता है, आयोडीन, तो फेरिक आयन आयोडाइड के साथ रिएक्ट होता है तो फेरस फॉर्म होता है, Fe2+ मतलब फेरस एंड Fe3+ मतलब फेरिक। तो क्या फॉर्म होता है, फेरस एंड आयोडीन फॉर्म होता है। तो इस इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइबर, हम मतलब प्रिस्क्राइबर मेडिकल फील्ड के हैं ना, तो हम भी कह सकते हैं हम उनको प्रिस्क्राइबर, और फार्मासिस्ट मेडिकल फील्ड से होते हैं, तो इसलिए मैंने हम कहा। हम मतलब आप ये ना समझे कि हम फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं। सो व्हाट द प्रिस्क्राइबर डज, he may substitute ferric salt with iron and ammonium citrate। अब ये जो इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है रिएक्शन में, आपने देखा तो इसमें फेरिक जो आयन है ना उसकी वजह से ये आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर कुछ हम ऐसा करें कि ये जो फेरिक आयन है इसे सब्स्टिट्यूट कर दें किसी और मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट, ये फेरिक आयन हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे विथ आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट। तो अल्टरनेटिवली क्या होगा, आयरन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद में फेरिक आयन फॉर्म नहीं होंगे। अब हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.15, प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 90 ml ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर, जहाँ पे हमें फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर बनाना है। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन दिया है 1.5 ml एंड बाकी क्वांटिटी जो है 90 ml की वो है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे थोड़ा सा कट हुआ है, उसे पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ना, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है। अब जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ वो रिएक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोडीन जनरेट हो जाएगा, फ्री आयोडीन। हमने अभी अभी केमिकल की इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा ना कि जब फेरिक आयन फ्री आयोडाइड के साथ रिएक्ट होता है तो आयोडीन लिबरेट होता है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, ट्वाइस FeCl3 प्लस ट्वाइस Ki। अब इसमें क्या होगा,
यहाँ पे फेरस फॉर्म में जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे I2 मतलब आयोडीन लिबरेट हो जाएगा। तो इस तरह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हो जाती है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करें, है ना, ये भी तो हमें पढ़ना है कि किस तरह से इसे प्रिवेंट करते हैं। So let me tell you how to prevent this type of incompatibility. What do you have to do? The ferric chloride is converted into colloidal organic compound before addition of potassium iodide. अब ये जो फेरिक क्लोराइड हम यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसको हमें कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेना है। ये जो रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन से पहले हम अगर इस फेरिक क्लोराइड को कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करने से पहले अगर इसे हम कोलाइडल डिस्पर्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आयोडीन जनरेट नहीं होगा। अब इसका मेथड देखते हैं कि किस तरह से ये किया जाता है। ऐसे हमें क्या करना है, कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेना है रिएक्शन से पहले। तो वो किस तरह से करते हैं ये हम जान लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू डिसॉल्व पोटेशियम सिट्रेट इन अबाउट 3/4 ऑफ वाटर। पोटेशियम सिट्रेट को क्या कर लेना है, 3/4 वॉल्यूम जो होता है वाटर का उसमें डिसॉल्व कर लेना है। डिसॉल्व करने के बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन सबसे पहले ऐड करने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, जो किसके साथ फॉर्म होता है, पोटेशियम सिट्रेट एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में ये कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ये कंपाउंड फॉर्म हो चुका, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे बाद में। रिएक्शन अभी हुआ नहीं है ना, तो इसके बाद में हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर और वाटर ऐड करेंगे, ऐड मोर वाटर टू एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, 90 ml। तो हमें 90 ml तक फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। द कलर ऑफ द मिक्सचर विल ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। अभी देखो यहाँ पे मिक्सचर का कलर कैसा हो रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है, हरा कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी ग्रीन कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या फॉर्म किया, कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने फॉर्म कर लिया। इसकी वजह से कौन सा कलर आया, ग्रीन कलर आया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम सिट्रेट। ये कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमने क्या किया था, फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम सिट्रेट का पहले रिएक्शन करवाया था और उसके बाद में हमने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया। फाइन, सो होप यू अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। अब मैं आपको ये जो पोटेशियम सिट्रेट ऐड किया हुआ है ना, उसका रिएक्शन एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो ये देखिए, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या ऐड किया, पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम सिट्रेट जो हमने ऐड किया है वो ऐड किया था 3/4 ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो ऐड किया, उसके बाद में अभी आप ये जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है ना, सॉरी, तो यहाँ पे आप ये ऊपर वाला रिएक्शन भी एक बार नोटिस कीजिए और ये वाला रिएक्शन भी नोटिस कीजिए, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, फेरिक क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके फेरस आयन फॉर्म हो रहा था, फेरस क्लोराइड फॉर्म हो रहा था यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया, कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से फॉर्म कर लिया और उसे पोटेशियम सिट्रेट के बाद रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फेरिक सिट्रेट फॉर्म हुआ। और जो फ्री आयोडीन जनरेट हो रहा था, फ्री आयोडीन लिबरेट हो रहा था, जिसकी वजह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हो रही थी, अब वो इस रिएक्शन में प्रेजेंट है ही नहीं। तो हमने क्या की, इस तरह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो थी सोल्यूबल आयोडाइड की, तो वो हमने रिमूव कर दी। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब सोल्यूबल आयोडाइड पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट होता है तो फ्री आयोडीन जनरेट हो जाता है। जब ये जो आयोडाइड होता है ना, फेरिक आयोडाइड, ये पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट हो जाता है तो फ्री आयोडीन फॉर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है। अब इस इनकम्पैटिबिलिटी को किस तरह से रिमूव करें, टू प्रिवेंट दिस इनकम्पैटिबिलिटी द टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मस्ट बी डिस्पेंस्ड सेपरेटली। अब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, पोटेशियम क्लोरेट एंड सेकंड इज
सोल्यूबल आयोडाइड। तो ये जो दो इंग्रेडिएंट है, इन दोनों को अगर हम साथ में डिस्पेंस करेंगे तो क्या फॉर्म होती है? इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है। अब अगर हम इन दोनों को ही सेपरेट सेपरेट डिस्पेंस करें तो क्या ये इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को सिंपली सेपरेट डिस्पेंस करना होगा। वी हैव टू डिस्पेंस इट सेपरेटली। फाइन। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ओके, प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 90 ml ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। क्या करना है हमें? ये जो इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं नीचे, पोटेशियम क्लोराइड, सिरप ऑफ फेरिक आयोडाइड एंड वाटर टू मेक 180 ml, इसका हमें 90 ml मिक्सचर बनाना है। तो मेथड क्या फॉलो करेंगे? द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर इज क्वाइट क्लियर बट अपॉन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन गेट डिपॉजिटेड। अब ये जो आप प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट है, पोटेशियम क्लोराइड, सिरप ऑफ फेरिक आयोडाइड एंड वाटर टू मेक, मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक, मतलब वाटर चाहिए होगा। तो क्या होता है, हम जब ये तीनों इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं ना एक दूसरे के साथ में, तो वो कुछ देर तक वैसे ही क्लियर फॉर्म में रहते हैं, मिक्सचर में क्लियर दिखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आयोडीन के क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। तो वो मिक्सचर नहीं रहता, नीचे वो आयोडीन का केक जैसा फॉर्म हो जाता है टेक्सचर, और ऊपर क्लियर लिक्विड आता है जो बिल्कुल अनप्लेजेंट होता है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी वहाँ पे फॉर्म हो जाती है, दो फेजेस सेपरेट दिखने लगती है। तो वो होती है आयोडीन डिपोजिशन वाली केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू प्रिवेंट सच इनकम्पैटिबिलिटी वी हैव टू डिस्पेंस 2 सब्सटेंसेस सेपरेटली। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहाँ पे कौन से हैं? पोटेशियम आयोडाइड एक और सिरप ऑफ फेरिक आयोडाइड एक। ये जो दोनों इंग्रेडिएंट होता है ना, पोटेशियम क्लोराइड एंड सिरप ऑफ फेरिक आयोडाइड, इन दोनों को अलग अलग डिस्पेंस करेंगे हम। और पेशेंट को ये कहेंगे कि जब भी तुमको ये प्रिस्क्रिप्शन लेना है, एडमिनिस्टर करना है, तब क्या करो? जब तुमको लेना है उससे पहले 1-2 मिनट इसे मिक्स कर लो और उसके बाद एडमिनिस्टर कर लो। सिंपल। इस तरह से ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ क्विनिन सल्फेट। क्विनिन सल्फेट के साथ आयोडाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है। जो क्विनिक सल्फेट होता है वो सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, मतलब फ्रीली सोल्यूबल नहीं होता, एंड इट इज़ मेड सोल्यूबल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जबकि क्विनिन सल्फेट वाटर में फ्रीली सोल्यूबल नहीं है, लेकिन वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सोल्यूबल है। लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोआयोडिक एसिड फॉर्म करता है फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। किसकी वजह से करता है ये? पोटेशियम आयोडाइड की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड में क्या फॉर्म हो जाता है? हाइड्रोआयोडिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और ये जो हाइड्रोआयोडिक एसिड होता है ना, ये क्या करता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड में पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हाइड्रोआयोडिक एसिड जिसमें थोड़ा आयोडीन भी आपको दिख रहा है ना? तो ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो भाई क्या जनरेट हो जाएगा? आयोडीन जनरेट हो जाएगा। अब आयोडीन जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। तो द आयोडीन हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड क्विनिन सल्फेट क्या होता है? कंबाइन हो जाते हैं। आयोडीन हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड क्विनिन सल्फेट कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे कहते हैं हेरापेथाइट या फिर आयोडोसल्फाइड ऑफ क्विनिन। एक तो हेरापेथाइट इसका नाम आप कह सकते हैं, या फिर आयोडोसल्फाइड ऑफ क्विनिन। ये कंपाउंड जो होता है वो जनरेट हो जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला है C20H24O4N2 3H2SO4 twice HI twice I2 6H2O। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये है हेरापेथाइट का फॉर्मूला। वो किसकी वजह से जनरेट होता है? आयोडीन हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड क्विनिन सल्फेट जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये हेरापेथाइट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब इस इनकम्पैटिबिलिटी को हम कैसे दूर करें वो भी जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं।
This incompatibility can be removed by any one of the following method. अब सबसे पहले कौन कौन सी मेथड है ये हम जान लेते हैं. फर्स्ट, patient should be supplied with a mixture for 3 days only, and in case of the patient requires a mixture for more than 3 days, both the solution are prepared in half the volume of water and supplied in a separate bottle. तो patient should be supplied with a mixture of 3 days and second is the another method. अब ऊपर जो हमने देखा हेरापेटाइट फॉर्म हो रहा था उससे रिमूव करने के लिए हम क्या कह सकते हैं पेशेंट को. मेथड ए देखिए, पेशेंट शुड बी सप्लाइड विद अ मिक्सचर फॉर 3 days ओनली. जो पेशेंट होता है उसे हम सिर्फ 3 दिन के लिए ही वो जो मिक्सचर है वो डिस्पेंस करेंगे, सिर्फ उसमें 3 दिन का ही डोज होगा. लेकिन अगर कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्हें 3 दिन से ज़्यादा के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. द सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड इन हाफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सप्लाइड इन अ सेपरेट बॉटल. जो सोल्यूशन होता है ना वो सिर्फ हाफ क्वांटिटी में बनाएंगे हम, वाटर की हाफ क्वांटिटी होती है ना उसमें बनाएंगे और सेपरेट बॉटल में हम उसे डिस्पेंस करेंगे ताकि ये जो आयोडाइड की और आयोडीन की इनकम्पैटिबिलिटी है हम उसे रिमूव कर पाए. तो इस तरह से हम ये आयोडाइड वाली इनकम्पैटिबिलिटी रिमूव कर सकते हैं. अब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे इस पर हम एक बार नज़र डाल देते हैं. We have to prepare and dispense 200 ml of the following mixture. अब इसमें क्या है, क्विनीन सल्फेट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर टू मेक, मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक 200 ml. अब इसमें क्या करना है, डाइल्यूट द सल्फ्यूरिक एसिड विथ 100 ml ऑफ वाटर. सल्फ्यूरिक एसिड पहले क्या कर लेंगे हम 100 ml वाटर से डाइल्यूट कर लेंगे और उसके बाद में उसमें क्या डिसॉल्व करेंगे, क्विनीन सल्फेट डिसॉल्व करेंगे. किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में. और पोटेशियम आयोडाइड हम जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची हुई है वाटर की उसमें ऐड करेंगे. सबसे पहले डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हम ऐड करेंगे, क्विनीन सल्फेट. फाइन, डिसॉल्व कर लेंगे उसको और उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो जो बची हुई क्वांटिटी होती है वाटर की उसमें ऐड करेंगे. वाटर कितना यूज़ करना है हमें, 200 ml. उसमें से 100 ml हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, मतलब 4 ml हमने इसमें ऐड किया. 4 ml प्लस 100 ml. फाइन, तो इतना वाटर तो हमने यूज़ कर लिया. उसके बाद में कितना वाटर बचा, उसके बाद में बचा 100 ml ऑफ वाटर. तो 100 ml ऑफ वाटर में हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर लिया. फाइन, अब द मिक्सचर फॉर्म्ड इज क्वाइट क्लियर एट फर्स्ट. सॉरी, जो मिक्सचर हमने तैयार कर लिए थे मतलब दो जगह पे, एक में क्या ऐड किया था, क्विनीन सल्फेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, और दूसरे में क्या ऐड किया हमने, पोटेशियम आयोडाइड वाटर में ऐड किया. अब ये जो दोनों मिक्सचर बने हैं वो हमें फर्स्ट पोर्शन कौन सा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें हमने क्विनीन सल्फेट ऐड किया है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट पोर्शन में ऐड कर देंगे. ठीक है, और इसके बाद में जो मिक्सचर फॉर्म होता है वो पहले में मतलब बहुत ही क्लियर दिखता है. पहले कुछ मिनट्स होते हैं ना मिक्सचर फॉर्म करने के बाद, उसमें बहुत क्लियर दिखता है. बट जैसे जैसे 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन के बाद वो क्या करने लगता है, ब्रॉन्ज और ऑलिव ऑयल के जो ग्रीन स्केल्स होते हैं, हीरापैथ रिएक्शन जो हमने देखा ना ऊपर कंपाउंड हीरापैथ का, तो जो बड़ा वाला था उसका केमिकल फॉर्मूला वो फॉर्म होने लगता है और वो नीचे सेटल हो जाने लगते हैं. तो वो ब्रॉन्ज या फिर ऑलिव ग्रीन कलर के जो स्केल्स होते हैं ना वो दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम हीरापैथ क्रिस्टल कहते हैं. तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, हीरापैथ रिएक्शन कहते हैं फॉर क्विनीन. अब इस इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्विनीन सल्फेट का सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, क्विनीन सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है वो हमें सेपरेट डिस्पेंस करना पड़ेगा. तो इस तरह से हम ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी रिमूव कर सकते हैं. तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो सोल्यूबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटी है ये समझ में आ गई होगी. वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.